अभी तक हमने क्या देखा है, राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ में लास्ट में एक बाबोस लॉ भी पढ़ा था। क्या था बाबोस लॉ? वो अगर हम लोग क्या बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इफ इज एडेड टू अ सॉल्यूशन देन ओवरऑल वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, ठीक है। ये हमारा बाबोस लॉ कहता है। क्या रीजन था उसके अंदर, थोड़ा सा रिकॉल ही कर रहे हैं, क्या रीजन था इसके अंदर कि सपोज मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं कि ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें डाली हुई है, देखना ध्यान से इधर। इसके अंदर दो चीजें एडेड है, एक है सॉल्यूट, दूसरा है इसके अंदर सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल, एंड सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। इसमें दो चीजें एडेड है। अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो इसको हम लोग बोल देते हैं, ये है हमारा बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा पी सॉल्यूशन, ऐसा बोल देता हूं मैं, पी सॉल्यूशन। तो पी सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पी ए प्लस पीबी जितना, यस और नो, पी ए प्लस पीबी जितना हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल देंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया। बट अभी क्या है, पीवी हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, पीबी जीरो हो जाता है, ठीक है। पीबी कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, पी ए जितना, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए जितना, ठीक है। इसको मैं संभाल के रखता हूं, अभी समझो बात को। जो कैलकुलेशन, ठीक है, जो कैलकुलेशन होती है, कौन सी कैलकुलेशन, के अंदर कंबाइंड फॉर्म में कौन है, सॉल्यूशन के अंदर कंबाइंड फॉर्म में कौन है, कंबाइंड फॉर्म में कौन है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, उसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है। को लैटिन वर्ड है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में, को जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बाइंडिंग, मतलब बाउंडेड जितने मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, वो हमें समझना है। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसके अंदर इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dissolved in solution represents some changes in properties। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज होगा, तो पहली प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, एक तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर डाउन हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तीसरा क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार डिफरेंट प्रॉपर्टी है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, किसमें, नंबर्स में, ठीक है, किसमें, नंबर्स में, के अंदर कितना डिसॉल्व हुआ है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग। ये चार पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बातें,
समझ में आ रहा है? सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, इसको ले लेते हैं हम कॉपी पेस्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाद में लिख लेना। चलो क्या है मेरे पास, ठीक है, वापस से वही बात करते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अरे यार, एक सॉल्यूशन है हमारे पास। सॉल्यूशन में दो चीजें, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, दो चीजें, जिसके अंदर टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, PS, विच इज इक्वल टू PA प्लस PB। चलो PA प्लस PB, PA क्या हो गया P नॉट ए एक्स ए, PB क्या हो गया P नॉट बी एक्स बी, ऐसा हो गया। अब PB क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जो कि कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, तो इसमें प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो PS कितना हो गया, PA जितना। PA क्या है, P नॉट ए एक्स ए जितना। इतना समझ में आ गया है। अब मुझे ये जानना है कि ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से लोअर हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है लोअर, सॉल्यूट की वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। मतलब अगर मैं ऐसा देखूं कि कितना लोअर हुआ है, तो मुझे क्या जानना पड़ेगा कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें। समझ में आ रहा है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे कि कितना वेपर प्रेशर लोअर जा रहा है। समझ में आ रहा है, यस और नो? दैट मींस मुझे क्या ढूंढना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें ढूंढने पड़ेंगे, दैट इज XB विच इज इक्वल टू 1 माइनस XA। ऐसा हो जाएगा, यस और नो? क्लियर है बात है? मतलब मैं क्या लिख दूंगा, XA के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, XA इक्वल टू 1 माइनस XB लिख सकता हूं, और यही वैल्यू इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, मुझे क्या ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है। जितना आएगा उतना वेपर प्रेशर डाउन जाएगा, ऐसा मुझे पता चल चुका है। दैट मींस अब क्या कर रहा हूं मैं ऐसा लिख रहा हूं कि PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट ए 1 माइनस XB। ऐसा हो जाएगा, यस और नो? P नॉट ए तो नीचे ले आते हैं, देयरफॉर 1 माइनस XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PS अपॉन P नॉट ए, यस और नो? PS अपॉन P नॉट ए। चलो XB को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या हो जाएगा XB, ठीक है, ये हो गया XB, क्या हो गया, इसको 1 माइनस कर दे, इसको इस तरफ ले, तो 1 माइनस PS अपॉन P नॉट ए। P नॉट ए को ऊपर ले जाते हैं, P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए इक्वल्स टू XB। समझ में आ रहा है, यस और नो? अभी देखना है ये, अभी जो आप समझ रहे हो उतना नहीं है। चलो ये जो आया ये है, देखो ध्यान से, ये क्या है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है, ठीक है। उसमें से किसका माइनस कर दिया, टोटल का माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है, अपॉन प्योर फॉर्म वाला। मतलब आप ऐसे समझो कि इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस PS अपॉन P नॉट ए, ऐसा। तो ये जो फॉर्मेट है इसी को हम लोग बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है, इतना ही लोअर हुआ है वेपर प्रेशर एक्चुअल से। कहां से, मतलब प्योर फॉर्म में से सॉल्यूशन का कितना कम, इतना। समझ में आ रहा है, प्योर फॉर्म का अगर P नॉट ए जितना है तो उसमें से मैं अगर ये सब निकाल दूं, ऐसा फॉर्मूला बना दूं, तो वो जो आएगा यही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है, यस और नो? इक्वल्स टू क्या है, मोल फ्रैक्शन। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, क्या लिखेंगे, तो कि P नॉट ए माइनस PS अपॉन
पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी, एक्स बी के बदले क्या लिख दिया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसा लिख दूं, यस और नो, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखना ध्यान से, एन ए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, विच इज इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, ये क्या है, वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एन बी इज वेरी 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 लेस देन एन ए, तो ये दोनों को मैं कंपेयर करके एन ए प्लस एन बी को कंपेयर करके एन ए ही काउंट कर लेता हूं, टोटल जितना ही, क्योंकि वाटर होगा तो बहुत ज्यादा फॉर्म में वाटर ही है, तो इसको एन ए ही काउंट कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो अब एन ए प्लस एन बी के बदले क्या रख देंगे, एन ए, तो हमारा नया फॉर्म क्या बन गया, नया फॉर्म ध्यान से देखेंगे, पी ए, ठीक है, मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, ऐसा हो गया। एन बी क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अभी देखना, इसमें एक और चीज डिराइव कर सकते हैं हम, पहले इतना लिख लो, पीएस की जगह पीए भी रख सकते, क्या क्या, पी टोटल की जगह हम लोग पीए भी रख सकते, पी टोटल की जगह पी भी रख सकते हैं ना, हाँ, काम ना कर रहा हूँ, सॉल्यूशन का जितना ही है वही, मतलब हम अभी तो पी एस ही रखेंगे इसको। देखो यहां पर ध्यान से क्या लिखेंगे इसके अंदर, चलो क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसमें जो है पी नॉट ए माइनस पी एस, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये है लोअरिंग in vapor pressure of solvent comparison to pure solvent, ठीक है, सॉल्वेंट का ही लोअरिंग वेपर प्रेशर ढूंढ रहे हैं हम। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब अगर आपको सपोज सॉल्यूशन का ढूंढ रहा है, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन का ढूंढ रहे हैं, देखना क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी, सॉल्यूशन का ढूंढ रहे हैं, क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, ये इसी को हम लोग को यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको रिवर्स कर देता हूं, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी, ऐसा हो जाएगा। डिवाइड करो इस तरफ, क्या हो गया, एन ए अपॉन एन बी प्लस 1, एन बी अपॉन एन बी हो जाएगा ना, इसको इसके अंडर में, इसके यहां पर 1 आ गया, दैट मीन्स अब इसको पूरा इसके अंदर से माइनस करो, क्या हो गया, देखो, एन ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू, एन ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू क्या हो गया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस 1, ऐसा हो जाएगा, यस और नो? करो, सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा इसको, तो कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस अपॉन पी नॉट ए
माइनस पी एस, ऐसा हो जाएगा। ये तो कैंसल आउट कर दूं, क्या बचा, पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस, ऐसा बचा। क्या है यहाँ पर, एन ए अपॉन एन बी। इसको वापस उल्टा करो, क्या वो मिला आपको, देखो ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। रिश्ता वही सोच नहीं, ये भी सीरियल आती है, ऐसा नहीं था, रिश्ता वही सोच नहीं, ऐसी ही सीरियल थी। देखो ध्यान से क्या हुआ, यही इक्वेशन है, ध्यान से देखो क्या इक्वेशन था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इसमें देखो ये रिलेटिव वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, बट एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, यस और नो। एन बी अपॉन एन एल एज इट इजी है, ठीक है। 100% न्यूमेरिकल में इसी को यूज करेंगे हम, इक्वेशन 1 को ही, ठीक है। इक्वेशन 1 नहीं, यही हमारा फाइनल इक्वेशन है, कुछ नहीं देना इसको 1 2, ठीक है। फॉर एप्लीकेशन पर्पस, ये है एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLBP, ठीक है। इसको हम बोल देंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर विथ कंपेयर टू सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, यस और नो, पक्का। बस तो बस इतना लिख लो फटाफट। सर पर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो फिर पी नॉट ए इक्वल्स टू पी एस आ जाएगा। वो तो पहले ही बोल के रखा इधर, पी नॉट ए थोड़ी बोल है, कहाँ पी नॉट इक्वल टू पी एस आ जाएगा। अगर देखो एन ए बाई एन बी तो दोनों में ही है, तो दोनों को वो दोनों को कंपेयर करना है, नहीं रे, इसके ऊपर से तो डिराइव करके लाया है, इसको तो सेम ही आएगा ना, ऐसा थोड़ी करना है। तो घुमा फिरा के फिर मैं सीधा यही ले आऊंगा, हाँ, देखना डायरेक्ट यही आ जाएगा मेरा थोड़े टाइम बाद। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान रखना। चैप्टर का आखिरी पोर्शन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंजू समझ में आ रहा है, इसमें क्या समझने जैसा, ये तो समझ में नहीं आया, ये भी खाली क्यों कम हो गया वो बात की बात है, जाने दो ना, वेपर प्रेशर तो प्रेशर ही है। अंजू सुपर वुमन है, तुम लोग को पता नहीं अभी तक। चलो जल्दी करे। अगर प्रैक्टिकली इसको ढूंढना हो तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था ऑसवाल्ड एंड वेकर, ठीक है, 2 जन छे। ऑसवाल्ड एंड वेकर एक्सपेरिमेंट पहले कंपटीशन में हुआ करता था, अब भी शायद हो रहा है, मतलब हो ही सकता है। फॉर्मूला तो यही है अगर ढूंढने को बोले तो, बट एक्सपेरिमेंट ऑसवाल्ड एंड वेकर ने किया था, नोट डाउन करके रखे। नीट की बात नहीं, प्राची का खून खौल जाता है, पता है तुझे। प्राची ऐसे एक चाकू लेके घूमती होगी ना सपोज बैग में, तो ऐसे खच 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 चालू ही है रिकॉर्डिंग, तो क्या अभी इसमें क्या छुपाना, सबको पता ही है ना। इंस्टाग्राम के कंटेंट निकाल, हाँ, ये बीच बीच में से कंटेंट कट करके निकालूंगा, देखो ना तुम। हटाओ पेज, एक आदमी चाहिए ये सब करने के लिए, है तुम्हारे पास टाइम रुद्र? स्किल है ऐसी, तो मैं ही ना कर लूं, मतलब करना ही होता तो तुझे निकालना है, कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है तो
तो कितने मतलब तुझे जो ठीक लगे वो लगा देने का, कहाँ मना कर रहा हूँ, फुल एक्सेस तो दे रहा हूं तुझे, क्या सोचना उसमें। ऐसा भी नहीं है कि गाली वाली बोल रहे हैं हम ऐसा। चलो, ऑसवाल्ड एंड वेकर, चलो एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। हाँ बाद में ना, हमारे व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 20 degree Celsius is 17.5 mmHg. A solution of sucrose, a solution of sucrose is prepared by dissolving 68.4 gram of sucrose in 1000 gram of water. 68.4 gram of sucrose in 1000 gram water. खुद पता करो। अरे Calculate vapor pressure of the solution. Calculate, calculate ના ભાઈ હવે હું એ તો ગ્લુકોઝ નો ફોર્મ્યુલા છે. વેપર પ્રેશર ઓફ ધ સોલ્યુશન C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला है. मैं आपको उस दिन बोल रहा था ना, कब फिर आपकी से DP वीडियो पढ़ा है, फॉर्मूला ग्लूकोज के नाम से देके रखा है। क्या सुक्रोज C12H22O11 है, उसके बाद ग्लूकोज निकलते हैं उसमें से. पर आपको आपने जो DP भेजी उसमें क्वेश्चन में ग्लूकोज और उसके नीचे ये फॉर्मूला दिया है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला। चलो मोलर मास लिख लो सुक्रोज का 242, सॉरी 342 दिया नहीं है बट मैं अपने दिलदार हाथों से दे रहा हूं 342. हाँ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. चलो करो करो करो, क्या एक क्वेश्चन पहला करा नहीं होता है. क्या गिवन है प्योर फॉर्म का दिया है, प्योर फॉर्म दिया हुआ है P नॉट A, वाटर का दिया है ना A, कितना दिया है 17.5 mmHg. फिर क्या दिया है 68.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करवाना है तो WB दिया है, WB है 68.4 ग्राम. मोलर मास दिया है सुक्रोज का तो MBB दे दिया है 342 ग्राम पर मोल. ठीक है 342 मुझे पता ही है ऐसा, और MA तो वाटर ही है तो मोलर मास ऑफ वाटर दिया है 18 ग्राम पर मोल. लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब ये भी राउल्ट्स लॉ ही है. हाँ याद रखना ये चीज भी, ये भी राउल्ट्स लॉ ही है. राउल्ट्स लॉ के अंदर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखा है P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी एस, एप्लीकेशन वाला यूज करेंगे, इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA. सो इजी, ये वाला फॉर्मूला है. क्या ढूंढना है PS ढूंढना है, उसको सब्जेक्ट बना है, PS ढूंढना है उसको सब्जेक्ट बना है. पहले वैल्यू पुट कर दो. P नॉट है कितना 17.5 माइनस PS नहीं पता अपॉन PS इक्वल्स टू WB कितना है 342, MA कितना है 18 डिवाइड बाय MB कितना. हाँ गलत 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 68.4, ध्यान से देखो. बराबर है 68.4 लखो नहीं वाह दिख गया.
इसको पता नहीं है शायद, है ना, वो ध्यान से देखने वाला। डब्ल्यू की डब्ल्यू ए कहाँ है? 1000 दिया है ना, 1000 ग्राम वाटर, तो फिर क्यों मुझे पूछ रहे हो? डब्ल्यू तो केजी में ही होगा। करो ना, कहाँ केजी में? 1000 ग्राम दे के रखा है, फिर क्या केजी वेजी में ढूंढने का? ऐसा कुछ नहीं है, ग्राम में ही है। क्या करेंगे, इसको अब दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे। मैं लेफ्ट साइड वाला कर रहा हूं, तुम राइट साइड वाला करो। देयरफॉर देखो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 17.5 अपॉन PS -1। चलो मेरा हो गया। राइट साइड वाला तुम करो। वाह 0.0036 0.0036। वाह टीशा टीशा। चलो +1 कर दो, वो मैं कर सकता हूँ। तो ये तो मैं 17.5 डिवाइड बाई PS इक्वल्स टू 1.0036। PS को सब्जेक्ट बनाओ, ये भी मैं सब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, देखो ध्यान से। 17 डिवाइड बाई 1.0036, 17.5 लिख देते हैं, mmHg। चलो आज हमने व्यूअर्स के लिए न्यूमेरिकल किया हुआ है। हाँ बेचारे कब तक ऐसे करते रहेंगे घर पे बैठे बैठे? तो बुलाओ ना, इधर आओ। चलो हो गया। सेकेंड हेडिंग लगाएंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, समझ में नहीं आ रहा? पहली प्रॉपर्टी खत्म की है हमने अभी। दूसरा हेडिंग लगाएंगे एलिवेशन, ये तो फालतू है, टेंशन मत लो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज ही मैंने डेफिनेशन पूछी थी सुबह वाली बैच में। बताए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताए। जिस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताए। जिस टेम्परेचर पे उसका स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से गैस होने लगता है, वो टेम्परेचर का पॉइंट। डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की। बात ही गलत है, बोलो ना, छोड़ो, शुरुआत ही गलत है, बोलो जल्दी। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं करने की बॉइलिंग पॉइंट में, बोल। वही तो पहला। नहीं, डेफिनेशन एक ही है, तुम लोगों ने ढंग से याद नहीं की, समझे? 100 ml जिस पॉइंट पे इवेपोरेट शुरू होता है। अभी इरफत बताएगी, बोल इरफत क्या है? लो टेम्परेचर ना आयो। अरे इरफत गलती कर दी, बाजू में। एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तुम्हें जो लगाना है वो लगाओ पीछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जो पॉइंट पे बॉईल हो जाए उसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोल देंगे। बट पहला वर्ड क्या है? एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखना अभी ध्यान से क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉईल करने रख रहे हैं। एक तपेला ले लेते हैं वापस से, एक तपेले में पानी डाल दिया, तपेले को ऊपर से खुला रखते हैं। देखना ध्यान से क्या हो रहा है, इसको हीट करेंगे अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहां तक हीट हो जाएगा? तो कि ये हीट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो रहा है और बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? क्यों? ये तो खुला हुआ है। अगर कुकर के अंदर किया ये सेम चीज, कुकर के अंदर सेम चीज किया, सपोज समझो बात को, हम खाना पका रहे हैं, सिंपल समझे। खाना उबलते हुए देखा है कभी? अगर ढक के पकाए तो जल्दी उबलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ वो टेम्परेचर आया। मैगी को कब उबालने की जरूरत पड़ती है? क्या मैगी बॉईल नहीं? क्यों? तो पानी में सीधे सीधे ही हो जाता है ना वो, तो क्या उबालने का मतलब उसमें? हाँ बना तुम चीज तड़का मैगी जो बना वो बनाओ।
मुझे नहीं खानी, वैसे मैगी मैं खाता ही नहीं। शक्ति अरोरा हमारे भावना है। कनी कौन शक्ति अरोरा? तो मैंने अब यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए कहा ही मैगी तो मैं खावा नहीं थी। अरे यार चलो सर मैं पानी बॉईल कर दूं। पानी कर लेते, छोड़ो मैगी रहने दो। मतलब आप समझो बात को, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दोनों ही चीजें साथ में चलनी चाहिए। मतलब प्रेशर हमारा होना चाहिए 1 atm, इसके साथ साथ टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन हटी तो वाटर बॉईल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अकेला टेम्परेचर नहीं है जो 100 डिग्री पे ले जा रहा है, ले जाने के लिए ये प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे केस में क्या है कि हमारे प्रेस में हम उसको बॉईल नहीं कर रहे हैं। समझो बात को, बॉईल नहीं कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक हटा के इसको बंद कर दिया ऐसे। अब इसके ऊपर प्रेशर किसका है? खुद का। मतलब यहां पर प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर जितना है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट वेपर प्रेशर। अब जब प्योर फॉर्म में होगा तब प्योर फॉर्म में खुद का ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही होगा, स्टैंडर्ड ही उतना मान लेते हैं। बट अभी हमने क्या रखा है, इसके अंदर सॉल्यूशन भर दिया। अब इसके अंदर क्या भर दिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करता है, तो क्या सॉल्यूशन कंटेन करता है क्या, तो कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भी है। कौन से? वो जो अपनी टांग अड़ा रहा है बीच में, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या है इसके अंदर? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब वो क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर इज डिक्रीज बाय, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो प्योर में से इतना निकाल दो, उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? इतना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब अगर वेपर प्रेशर 1 atm था, एग्जांपल के फॉर्म में ले रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा कितना तक जा रहा था, 100 डिग्री पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाता था। अब मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब मान लेते हैं कि ये 0.8 तक चला गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब बॉइल तो उसको होना ही है ना। समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर अगर मैंने घटा दिया तो अब बॉइल होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर सपोज मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में बताऊं, ठीक है, अगर सपोज इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में बताऊं, तो एक तरफ ले लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, सबसे मुश्किल काम है ये। तो सर हम लोग कुकर खुला रख के पकाते? कुकर खुला रखिए पकाना नहीं होता, मतलब बंद करके पकाना होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर जनरेट होता है, तो हीट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है उसमें। मतलब आपको उबालने की बात अलग है और वो पकाने की बात अलग है। समझ रहे हो? उबालना अलग चीज है, मतलब आपको वही पॉइंट तक ले जाना, ऐसा समझो। मैंने एक पॉइंट फिक्स रखा है कि मैं, आप ऐसा समझो, क्या बोल सकते हैं, 5 मिनट टाइम के हिसाब से जाता है। चलो मैं ऐसा बोल रहा हूं, 5 मिनट में हीट का कंजप्शन कुछ है, मान लेते हैं कि 100 डिग्री का कंजप्शन है 5 मिनट में। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मैंने बंद कर दिया, ठीक है, वो कुकर को बंद कर दिया, फिर भी मैं इसको तो कांस्टेंट ही रख रहा हूं 5 मिनट, भले वो 3 मिनट में ही आ गया, बट फिर भी मैं 5 मिनट तक चला रहा हूं, तो हीट कंजप्शन इससे तो ज्यादा ही हो जाएगा ना। तो ऐसा समझना है खाली। तो वेपर प्रेशर अगर सपोज मैं घटा देता हूं, तो टेम्परेचर अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा हीट कंज्यूम होगी, और वो जो हीट है वही हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम इस तरफ ले लेते हैं, मान लेते हैं इस तरफ मैंने ले लिया है टेम्परेचर और इस तरफ ले लिया है वेपर प्रेशर, ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, रिवर्स, ठीक है, इनवर्स है। मतलब आप ऐसा समझो कि आपका जो ग्राफ मिलेगा इनिशियली प्योर फॉर्म में, वो ऐसा मिलेगा, इस तरीके का, ठीक है। इनिशियली ये है मेरा प्योर
सॉल्वेंट, ठीक है, ये है मेरा प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां पर फिक्स कर दिया मैंने, ये है मेरा यहां पर वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, ये फिक्स, और इस टाइम का टेम्परेचर यहां पर फिक्स कर दिया है, ये है मेरा T1। क्लियर है बातें? ये है मेरा T1 टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर वो बॉईल हो रहा है। अब क्या हुआ तो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर उतना ही रखना है मुझे, बट टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर मैंने सेम कंडीशन पे रखा, बट टेम्परेचर कितना हो गया, तो ज्यादा हो गया। उस टाइम पे ये कितना हो गया, T2 जितना। ये दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज डेल्टा T, इसको हम बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस बोल देंगे, TB। क्लियर है बात है? कितना डिफरेंस आया तो कि डेल्टा TB, ठीक है, डेल्टा TB कितना हो गया, T2 माइनस T1 जितना। समझ में आ रहा है? अब ये जो दूसरा वाला ग्राफ बना है वो किसका है, सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन के अंदर विच कंटेन्स, तो सर इधर हम लोग को खतरा पर इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत बड़ा, विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्का? इस फेनोमेनॉन को बोलते हैं यूबिलियोस्कोपी, ठीक है, यूबिलियोस्कोपी। जिसमें वर्ड साइनिंग होते हैं तो वो बहुत स्पेलिंग में फिर भी कन्फ्यूज, EBULLIOSCOPY, EBU। क्या लिख रहा था मैं भी, EBUSCO, नहीं, ILLI, वो सही था यार, यूबिलियोस्कोपी। चलो, इस फेनोमेनन को बोलते हैं यूबिलियोस्कोपी। देखना ध्यान से, अगर इसके अंदर कंपेयर करें डेल्टा TB, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर कितना राइज हुआ या फिर कितना डिफरेंस आया, किस पे वापस, प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, मतलब सॉल्यूट जितना है वो। अब वो जो है वो अमाउंट पे जाता है, और उस अमाउंट को हम लोग बोल देंगे अमाउंट, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय मास dissolved in सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ये दोनों पे डिपेंड करता है, देयरफॉर ये दोनों की डिपेंडेंसी का सर्टिफिकेट देगा डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m विच इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बातें? ये दोनों के रिलेशनशिप वाला एक ही फॉर्मूला है मोलालिटी का। क्लियर है? तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, तो कि डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m, इसको बोल देंगे कांस्टेंट बॉइलिंग, नहीं ऐसा बोल छोड़ दे, यूबिलियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, कांस्टेंट, यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB। क्लियर है बात है? तो ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। देखना ध्यान से, इसको थोड़ा एक्सपांड करो, क्या एक्सपांशन होगा, एक्सपांड करके लिख देते हैं डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू WB, इधर देखेंगे प्राची, इंटू WA ग्राम में इंटू 1000। मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। समझ में आ रहा है? यस सर, नो? ये क्या है, तो कि ये है टेम्परेचर डिफरेंस
बहुत ध्यान रखना। हाँ, ये है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है ये? टेम्परेचर डिफरेंस मतलब एलिवेशन, एलिवेशन छोड़ दो। एलिवेशन कितना होगा तो इनिशियल जितना होगा उसमें से माइनस करके ढूंढना पड़ेगा। कोई आपको ऐसा पूछे कि मेरा वाटर पहले 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, आफ्टर सम टाइम उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, अब टेम्परेचर हो गया है एलिवेशन, मतलब अब टेम्परेचर हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। कितना एलिवेशन हुआ? 2 डिग्री का। समझ में आ रहा है? यस और नो? 2 डिग्री का एलिवेशन हुआ। अब ये 2 डिग्री के एलिवेशन के लिए आपने कितना मास सॉल्यूट ऐड किया है वो इसके ऊपर से पता चलेगा। समझ में आ रहा है? इसमें मोलर मास कैलकुलेशन के कौन सा सब्सटेंस डाला है ऐसा भी पूछ लेते हैं, डब्ल्यू भी पूछ लेते हैं, टी भी पूछ लेते हैं, केबी की वैल्यू पूछ लेते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है बातें? लिखो फटाफट। सर वैकेशन के बाद से एकदम रेगुलर जेईई की टेस्ट नहीं होगा। फॉर JEE नीट पर्पस एक और केबी का फॉर्मूला लिखना है हमको। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की कहानी अलग है। हाँ, पता नहीं लिखने के बाद वो खुद लिख लेता है कहीं से। अब तो मैं सीख गया, मतलब चलने देता हूँ, आएगा कभी। कुछ नहीं, जल्दी लिखो, चिपकता बहुत है ऐसा। इसकी प्रोपोर्शनलिटी आप इससे भी डिराइव कर सकते हो। हाँ, ये मोलालिटी वाला डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सबी, इसके ऊपर से डिराइव की जा सकती है, ये एक्सबी के ऊपर से। ट्राई करना है तो ऐसा कर सकते हो, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसा हो गया। फिर ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसको को कुल मिला के एन आई कंसिडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एम एफ एम ए को निकाल देंगे कहीं से। सॉल्वेंट हमारा 1000 ग्राम के अंदर है। चलो इधर एक और चीज ऐड करेंगे। केबी क्या है? यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की कहानी, दैट इज डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी। ये पहला रिलेशनशिप है, डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी, सीधा सीधा इसके ऊपर से। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे इसका। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर elevation in boiling point temperature for 1 molar solution for 1 molar solution। बस फुल स्टॉप, इतना ही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इन 1 मोलर सॉल्यूशन, इतना ही लिखा है। अतः फॉर लिखो,
ठीक है, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर પછી 2 પોઈન્ટ બાકી છે ફ્રીઝિંગ ને બધા Kb का एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है, ठीक है, लिख लो इसको भी और एक्सटेंडेड लगते हैं, एम आर टी कर देंगे, एम आर टी बी नॉट, लिखवा लेता हूँ, ये लिख लो अपॉन 1000, पूरा एक्सटेंड एक ही बार में लिख दो नहीं यार, वेर છે ને પછી કન્ટિન્યુ ना बस अच्छा तो मतलब TB equals to MRT T नॉट में एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, वेपराइजेशन एंथैल्पी H, और यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, या फिर केल्विन पर मोलल, ये इसका यूनिट है। ये जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए है। ठीक है, सेम चीज देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर की वजह से जो टेम्परेचर है उसको राइज करना पड़ता है, सेम टेम्परेचर पर अगर बॉईल करना है तो मतलब टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है बॉइलिंग पॉइंट में। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फिर से वही डेफिनेशन, एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चला, लिक्विड जो है वो फ्रीज होके, मतलब हम ले लेते हैं वाटर, वो टेंस टू 0 डिग्री सेल्सियस, हर एक लिक्विड का 0 डिग्री के आसपास ही होता है, हम वाटर को ही मान लेंगे सारे लिक्विड को, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हो जाता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलेंगे इसको। ठीक है, तो एट 1 atm, ठीक है, एट 1 atm फ्रीजिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, इफ वेपर प्रेशर इज डिक्रीज, ठीक है, कैसे डिक्रीज हो गया, बाय एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये सब बातें लिखनी है आपको, मैं तो नहीं लिखवा रहा हूं अभी इसमें इतना ज्यादा, बट एग्जाम में लिखना है एटलीस्ट, बाय एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, कितने से डिक्रीज हो गया, P0A माइनस TS से डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो चुका है, क्लियर है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, देयरफॉर आपका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है is also decrease, freezing temperature is also decrease। क्लियर है बात है, समझ में आ रहा है। तो जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ग्राफिकल फॉर्म में देखें हम, ठीक है, तो इस तरफ टेम्परेचर
इस तरफ वेपर प्रेशर, उसके जैसा ही ग्राफ आएगा। प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट एक पॉइंट के, मैं पागल, एक पॉइंट यहां पर, फिर यहां पर, यहां तक जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और यहां पर जो है वो सॉलिड फॉर्म है। ये है हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये है हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर, इसको बोल देंगे T1। क्लियर है? ये है जब प्योर फॉर्म में हो, प्योर सॉल्वेंट। अब जब वो कन्वर्ट हो गया है इसमें सॉल्यूशन के फॉर्म में, और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको कैसा मिल जाएगा, देखिए थोड़ा और ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको मिल जाएगा हमारा सेकेंड टेम्परेचर T2। और ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये है डेल्टा TF, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंस। ये किसका है? तो कि ये है सॉल्यूशन कि कौन सा, तो कि विच कंटेन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है बात है? अब इसके अंदर डेल्टा TF, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया? T1 माइनस T2। ध्यान रहे इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो बता रहा हूं खाली। बॉइलिंग में क्या था? T2 माइनस T1 था, इसमें T1 इज ग्रेटर देन है, ठीक है, याद रखना T1 इज ग्रेटर देन T2 है इसके अंदर। तो ये है फ्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंस, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज TF इक्वल्स टू T1 माइनस T2। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी, ठीक है। अब ये भी जो डेल्टा T है, डेल्टा TF है, वो भी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, कितना मोल फ्रैक्शन है। एंड डेल्टा TF इज depends upon amount of solute and solvent in solution. Therefore delta TF equals to is proportional to molality, और क्या मिल जाएगा आपको? Therefore delta TF equals to KF into M, where KF क्या है? क्रायोस्कोपिक, ठीक है, क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोल देते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? तो सीधा सीधा ही फॉर्मूला इसका याद रख लो, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, और मोलारिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। क्लियर है बातें?
डेल्टा टी एफ को कैसे बताएंगे, सॉरी के एफ की बातें कैसे करेंगे, तो डेल्टा टी एफ अपॉन मोलालिटी, पहला रिलेशनशिप। दूसरा उसके जैसा ही है, के एफ इक्वल्स टू एम आर टी एफ अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन एंथैल्पी इसमें लगेगी। ठीक है, इसमें एम मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर गैस कांस्टेंट, और वो फ्यूजन एंथैल्पी। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा केजी का, इसका भी केल्विन केजी पर मोल या फिर केल्विन पर मोलल। डिग्री सेल्सियस पर मोलल भी हो सकता है। सवाल है मेरा, मुझे एक एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं, पहले मेरा सवाल यह है, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्यों बनाऊं। देखो जनरली सारे लिक्विड जो होते हैं ना उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, ठीक है। कनाडा वनाडा में जाओगे आप कभी तो देखना उधर टेम्परेचर जाता है -40 तक, ठीक है, -40 तक। 0 तो ऐसे हर रोज हो जाता है, फर्क भी नहीं पड़ता 0 पे तो, ठीक है। तो ऐसे जगह पर गाड़ी के रेडिएटर में अगर पानी डाला है तो बर्फ बन जाएगा एक ही रात में, बर्फ बनने के बाद ना रहेगा रेडिएटर ना चलेगी गाड़ी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो उस केस के अंदर आपको ऐसे सॉल्यूशन उसमें ऐड करने पड़ेंगे, पानी के बदले कुछ और डाल सकते हैं, बट वो क्या, दैट इज एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, जो ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जाम ना हो जाए। समझ में आ रहा है। तो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यही है कि मैं ऐसा सॉल्यूशन बनाऊंगा जिसका फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन चला जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। कैसे, वापस वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, वाटर एंड इथिलीन ग्लाइकॉल एग्जांपल है किसका, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन का, वाटर एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, वाटर एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिखाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, इसकी मतलब 0 से कम हो जाता है, तो उसको जाम होने के लिए और नीचे जाना पड़ेगा। इस केस में हम और विस्कस लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है, तो इसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वान डर वाल्स फोर्सेस इसके रीजन है कि वो ब्रेक नहीं हो पाते, और वो ब्रेक करने के लिए ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत का मतलब है आपका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ये भी एक चीज याद रखनी है, ठीक है। चलो हेडिंग लगाएंगे, मरे हुए मुंह के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर 10। हाँ आखिरी टॉपिक आज का, हाँ बहुत पढ़ लिया है, चैप्टर उड़ा डाला। ऑस्मोटिक, बायोलॉजी स्टूडेंट अपने कान खड़े कर ले और दिमाग तैयार रखे। एक कंटेनर में बीच में रखा कुछ ऐसा,
ठीक है, इसको बोल देंगे हम SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या काम करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल जाता है, अरे वो थोड़ा इधर उधर सेमी परमिएबल, परमिशन है लेकिन सेमी वाली, इसको आने दूंगा इसको नहीं आने दूंगा, सिंपल बात ऐसी है। समझ में आ रहा है? यस और नो? सेमी परमिएबल का मतलब ही ऐसा होता है कि वो परमिशन देता है, पास होने के लिए अलाउ करता है, लेकिन सबको नहीं करता, कुछ कुछ को करता है। मतलब वो डिपेंड करता है इसके पोर्स के ऊपर, जितना पोर ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेगा, उतने साइज के। उससे बड़े साइज के हुए, मतलब पोर्स बहुत छोटे हैं तो उसके बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स में से पास नहीं हो पाएंगे। सिंपल फिल्टर पेपर जैसा है। कैसे? तो दो तरीके के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक होता है नेचुरल SPM और दूसरा होता है आर्टिफिशियल SPM। नेचुरल कहां से मिलता है? हाँ बोलो। ब्लैडर, पिग, गोट। ठीक है, गोट, पिग, वो सबके ब्लैडर में से बनाया जाता है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है बातें? जनरली एनिमल्स के, वरना ह्यूमन ब्लैडर भी चल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हैं? ब्लेंडर कम होता है ना, बहुत है, मतलब कम होता है। हाँ, मतलब जरूरत नहीं है। चलो, आर्टिफिशियल किसमें से बना है? CO2, नाम खास याद रखे, CN6, क्यूप्रस फेरोसाइनेट। ठीक है, क्यूप्रस फेरोसाइनेट लिखवा दूंगा, अभी रहने दो ना। CO2 FeCN6 ये आर्टिफिशियल है, आ चुका है ऑलरेडी नीट में। ये देखिए, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा यूज होता है, तो इसमें K4 भी आ सकता है, K4 FeCN6 भी आ सकता है, दूसरा एग्जांपल इसमें। तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम यही है कि उसके जो पोर्स होते हैं उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता वो। क्लियर है बात है? समझ में आ रहा है? यस और नो? अब पार्टिकल साइज किसकी बड़ी होती है बताओ? सॉल्यूट के सॉल्वेंट? पार्टिकल साइज किसकी ज्यादा होती है? सॉल्यूट की। ठीक है, जो आप डिसॉल्व करवा रहे हो ना उसके पार्टिकल साइज ज्यादा बड़े होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं वो छोटे होते हैं। दैट मींस आप सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हो कि SPM जो होता है वो पास होने देता है कोई भी कंडीशन में सॉल्वेंट को। कैन पास सॉल्वेंट इजीली। चलो, फ्लो कहां से कहां तक जाता है? फ्लो कहां से कहां जाता है? मतलब अगर सपोज वाटर में, ऐसा कहां लेफ्ट टू राइट, इसमें मैं बता दो, भी कुछ बड़ा भी नहीं है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्या 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 होता होगा बायोलॉजी में, बाकी गलत बात है ये। थोड़ा करेक्शन लाओ, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे जाते हैं हम। ठीक है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे आते हैं। अगर सपोज मेरे पास ऐसा समझो कि टैंक है, दो टैंक को फिल करना है, तो यहां पर टैंक एक रखो, दूसरी टैंक इधर रखो, यहां से यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है अपने आप? इसको हम बोलेंगे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है। अब मैंने इसमें भर दिया, देखना ध्यान से क्या किया मैंने। एक तरफ भर दिया है सॉल्यूशन, एक तरफ भर दिया है क्या? सॉल्यूशन। ये है मेरा सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ भर दिया है प्योर सॉल्वेंट। क्या भर दिया है दूसरी तरफ? प्योर सॉल्वेंट। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? प्योर सॉल्वेंट का। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो कहां से कहां फ्लो होगा? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट।
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। क्या याद रखना है, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर साइड आपका फ्लो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तरफ का फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये है आपका फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इस तरफ से इस तरफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। कौन से पार्टिकल्स आएंगे? तो एसपीएम किसको अलाउ करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सॉल्वेंट इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्का? यस और नो? चलो देखना ध्यान से। तो ये जो फेनोमेनॉन है, ये जो फेनोमेनॉन है फ्रॉम फ्लो ऑफ, ऐसा लिखेंगे, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन is known as osmosis। ठीक है, is known as osmosis। क्लियर है बातें? दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स moves from dilute solution to concentrated solution, dilute solution to concentrated solution, dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane, through semi permeable membrane is known as osmosis process। बायोलॉजी को गलत ठहरा देंगे हम केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में कैसे? तो कि भाई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और डाइल्यूटेड जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए फ्लो डाइल्यूटेड टू कंसंट्रेटेड में जा रहा है। क्लियर है? यस और नो? जिसमें अमाउंट ज्यादा है इसको हम बोल देंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, मेम्ब्रेन्स की बात तो मैंने कर दी है ऑलरेडी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहां कहां पर यूज होते हैं? मतलब आप ऐसा समझो, बोलो चलो बायोलॉजी वाले, अभी बोला मैंने। कैसे पता उन लोग को ये सब पता होना चाहिए, मतलब कैसे पता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहां कहां पर यूज होते हैं, कौन से फेनोमेनॉन में यूज किए जाते हैं? सबसे पहली सेल, अलग क्या सेल, सेल में क्या, लेकिन बैक्टीरिया बोल रही है वो, सेल में ऐसी शब्द नहीं। जल्दी बोलो, कौन सी थियरी? सेल वॉल। सीव थियरी, सीव थियरी, सीव थियरी क्या है? अरे निकलो ने बायोलॉजी में, सीव ट्यूब्स, सीव थियरी क्या है? अरे प्लांट्स खाते कैसे हैं जमीन में से? अजाइलम फोलम, उसमें सीव ट्यूब्स आती है, याद करो। तो हूं बोलू छू सीव ट्यूब, सीव थियरी, सीव थियरी प्रिंसिपल ऑस्मोसिस प्रेशर के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, या फिर इवापोरेशन, या फिर डिफ्यूजन, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल वाटर, ये सब चीजें भी एसपीएम के थ्रू ही होता है, मतलब एसपीएम मेम्ब्रेन का ही वर्किंग है, ठीक है। और तीसरा सॉल्यूशन थियरी, सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर करना है आपको, मतलब कोई सॉल्यूशन को फिल्टर करके मतलब ऐसा कुछ निकालना है, तो भी ऑस्मोसिस थियरी काम में आएगी। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? चलो, ये होने के लिए, ये फेनोमेनॉन होने के लिए रीजनेबल चीज क्या है? तो प्रेशर, ठीक है, इसको हम बोल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर,
इस केस में क्या होता है तो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसको डिनोट करेंगे पाई से, रिप्रेजेंटेड बाय पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पाई ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन पाई ऑफ सॉल्यूशन। इसकी वजह से फ्लो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तरफ जा रहा है। क्लियर है बात है? ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है। पाई ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन पाई ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। अगर इसको निकालना है तो इसको कंपेयर करो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, तो ये हो जाएगा पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस थियरी। इक्वेशन रखो, चलो आइडियल गैस थियरी है ये। तो पाई क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी क्या है, कंसंट्रेशन, इसको बोल देंगे सी आर टी। तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ये हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। सर हमें जो सब्सक्राइब करने बोला कि जो भी है यही है। मतलब वो कितनी क्या है MRT? मोलारिटी, कंसंट्रेशन को मोलारिटी के फॉर्म में ले लिया तो मोलारिटी मोल्स पर लीटर। समझ में आ रहा है? RC. हाँ लिखो, कॉपर फेरोसाइनेट। नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, Cuprous. नहीं क्यूप्रस नहीं, कॉपर लखो, कॉपर फेरोसाइनाइड, NiDe। आर्टिफिशियल के अंदर हम पोर्स को मतलब मैनेज कर सकते हैं, कितने पोर्स रखना है वो डिपेंड करता है ऐसा। तो वही यूज होता है। नहीं, ब्लैडर वाला ही ज्यादा यूज होता है, आर्टिफिशियल तो क्या कौन बनाने बैठे। ठीक है, देखना ध्यान से क्या हुआ अभी। हाँ, अब वापस वो वैसल भर दिया है मैंने, बीच में लगा दिया SPM। ऐसे पेपर नहीं फोड़ने का, चलो बीच में लगा दिया SPM। देखना ध्यान से, फ्लो कहां से कहां हो रहा था, प्योर से सॉल्यूशन तरफ, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तरफ फ्लो जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ एक प्रेशर गेज लगा देता हूं और यहां से अप्लाई कर रहा हूं P एक्सटर्नल। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं, P एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये जो P एक्सटर्नल यहां से क्या लग रहा है, देखो इस तरफ से इस तरफ लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर और यहां से लगा रहा हूं P एक्सटर्नल। अगर P एक्सटर्नल की वैल्यू पाई जितनी हो गई तो ये बन जाएगा आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, मतलब कोई तरफ फ्लो नहीं जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ से, इस तरफ से मैंने रोक दिया ना उतना प्रेशर लगा के, समझ में आ रहा है, कोई फ्लो नहीं जा रहा है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हमने क्या बोल दिया, आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। नो फ्लो इज ऑब्जर्व्ड। हाँ बोल। अब लेफ्ट साइड तो वो पाई प्लस उसका जो थोड़ा गंदा मुंदा से जो वेपर प्रेशर हो वो तो होगा ही। क्या बोल रहे हो? अरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो यहां से पाई जितना लग रहा है, यहां से मैं P एक्सटर्नल लगा रहा हूं, दोनों की वैल्यू सेम है। इस साइड से पाई डाल रहे हो, उस साइड से पाई आ रहा है और सॉल्यूशन उसका तो होगा ही ना। आप दोनों को इक्वल करने के लिए यहां से प्रेशर लगा रहा हूं, आप ऐसा समझ के चलो। अब जो लगाया वो मैंने इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है कि यहां से जितना प्रेशर आ रहा था उसको इक्वेट कर दिया मैंने, बस। ठीक है, अब इसमें ज्यादा मत सोचो, ये पहली कंडीशन है। अगर लेस हुआ तो जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा। ठीक है, अगर P एक्सटर्नल इज लेस देन पाई, देन ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस चलता रहेगा। और अगर तीसरा फेनोमेनॉन दैट इज P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पाई, अगर ज्यादा प्रेशर लगा दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, फ्लो उल्टा हो जाएगा। फ्लो उल्टा हो जाएगा मतलब अब तक पानी यहां से यहां आ रहा था, अब पानी यहां से यहां चला जाएगा, लेकिन एसपीएम किसको पास होने देगा, सॉल्वेंट को ही। तो सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट चला गया इस तरफ, सॉल्यूट रह गया इस तरफ। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर है, अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर है तो क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम उल्टा सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। इसी को हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। हमारे नल के अंदर आ रहा है गंदा पानी, गंदा पानी मतलब हमारा सॉल्यूशन जिसमें डिसॉल्व्ड सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। हमने डाल लिया इस तरफ ऑस्मोसिस वाला सिस्टम, इस तरफ लगा देंगे नल, यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे, गंदे पानी में से जो सॉल्वेंट है मतलब वाटर है वो इस तरफ आ जाएगा, यहां से नल में से पानी निकाल के पी लेंगे। समझ में आ रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है यहाँ? तो एक्वागार्ड तो छे रिवर्स ऑस्मोसिस, कैंट का आता है ना, उसमें भी ऐसा होता है, इसलिए तो मैंने बोला वो कैंट का आता है ना, उसमें भी ऐसा ही होता है। देखना क्या हुआ, तो सॉल्यूशन में हमारा जो टैप वाटर आता है, ठीक है, इस तरफ क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर, और उधर ही नल लगा के पी लेंगे हम। समझ में आ गया, यस और नो? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस समझ में आ गया, क्लियर है बातें? तीन तरीके के सॉल्यूशंस बनते हैं फिर से इसमें, एक तो हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटेनिक, और तीसरा होता है आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे, बोलो बायोलॉजी स्टूडेंट, चलो हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे, किसका, आउटर अगर प्रेशर जो है वो ज्यादा है मतलब फ्लो बाहर से अंदर तरफ का है तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक क्या होता है, अंदर से बाहर तरफ जाता है, और आइसोटोनिक में कोई फ्लो नहीं होता, ऐसा याद रखना, ठीक है। हाइपरटोनिक में आउटर प्रेशर ज्यादा होता है तो पानी अंदर आ जाता है, जैसे ड्राई कोई चीज को रात को भिगो के रखते हैं, कोई ड्राई ग्रेप्स ले लो, चलो ठीक है, तो वो क्या होता है, रात को पानी पूरा सोक करके सुबह तक वो फूल जाता है, तो ये हाइपरटोनिक का एग्जांपल है। अगर सपोज तुम्हारे पास वो वाला ही ग्रेप्स है और उसको तुमने रात को पानी में रख दिया तो उसका पूरा पानी बाहर निकल जाएगा और वो पूरा सिकुड़ जाएगा, तो ये हाइपोटोनिक का है, मोटे वाली ग्रेप्स ग्रीन कलर की, ठीक है। और तीसरा आइसोटोनिक आ जाता है, आइसोटोनिक में कोई साइड का फ्लो नहीं होता। आइसोटोनिक के क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या होगा, पाई1 इक्वल्स टू पाई2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आइसोटोनिक में, दोनों के प्रेशर सेम। समझ में आ रहा है, यस और नो? एक टॉपिक बचा है खाली चैप्टर में, वॉन हॉफ फैक्टर, ठीक है, बस उसी की बातें करेंगे अगली बार। सी यू सून।